कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। मैं आर्य प्रसाद सर आज आप लोगों को इतिहास का पाठ 10 उपनिवेशवाद पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए इसके पहले मुख्य अंश देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले है 4 जुलाई सन 1776 में अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, यानी ब्रिटेन का यहाँ पे कब्जा था। इसका मतलब यह है अमेरिका ने जब स्वतंत्रता पाई वो 1776 में पाई। यूरोप के देश ने एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के कई देशों को अपने अधिकार में रखा था। इसके बाद है समाज विज्ञान में 2 अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 है साम्राज्यवाद और नंबर 2 है उपनिवेशवाद। साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों के लोगों के सोच विचार पर भी हावी होते हैं, ताकि उपनिवेश के लोग अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने लगे। भारत की खोज में कोलंबस स्पेन से यात्रा प्रारंभ की थी। अमेरिका में यूरोपीय देशों ने जमीन, सोना चांदी और ईसाई धर्म के प्रसार के लिए कब्जा किया था। यूरोपीय लोगों में ज्यादातर लोग छोटे किसान और खेतिहर मजदूर थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका आए थे। अमेरिका में अफ्रीकी दास बाजार तेजी से बढ़ने लगा। अफ्रीकी दास व स्थानीय इंडियनों के श्रम से अमेरिका में खेती और पशुपालन का विकास हुआ। स्पेन मूल के जमींदार व अन्य समूह को क्रियोल कहा जाता था। ध्यान रखना बच्चों, क्रियोल नाम किया जाता है कि क्रियोल। यूरोपीय प्लस अमेरिकी मूल निवासियों की मिश्रित संतानों को मेस्टिजो कहा जाता था और यूरोपियन प्लस अफ्रीकी दास मिश्रित को मुलाटो कहा जाता था। सन 1791 में लैटिन अमेरिका में सबसे पहला सफल विद्रोह फ्रांस की एक उपनिवेश डाइटी द्वीप में हुआ था। 1498 में वास्को डी गामा अफ्रीका यानी अफ्रीकी का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा था। 1498 की बात। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चीन में माचू साम्राज्य मुख्यतः एक व्यवस्थित नौकरशाही के द्वारा संचालित था। इसमें नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होती थी। चीन में चाय औषधि के रूप में दिया जाता था। चीन में गरीब किसानों व मजदूरों ने गुप्त संगठन बनाया जिसे बाक्सर कहा जाता था। वर्चस्ववादी विचारधारा द्वारा उपनिवेश द्वारा राष्ट्रीय शक्ति का पर्याय समझा जाता था। एक नस्ल को दूसरी नस्ल से बेहतर मानना नस्लवाद कहलाता है। रंगभेद नीति 1994 तक जारी रहा। बोअर अफ्रीका में रहने वाले डच किसानों को कहा जाता था। चलते हैं सही विकल्पों को सुनिए। पहला है लैटिन अमेरिका का वह कौन सा देश था जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। तो ये बच्चों आपको बताना है इसमें। तो बच्चों उत्तर है इसका हैती। दूसरा लेते हैं भारत 1905 में किस देश का उपनिवेश था। ध्यान रखना बच्चों, 1905 की बात करता है। 1905 में तब तक तो अंग्रेजों का एक गुलाम हो चुका था, तो ब्रिटेन गया था। नंबर 3 है खुले द्वार की नीति किस उपनिवेश में लागू किया गया है। तो ये है चीन में लागू हुआ है बच्चों। नंबर 4 है एस्टेक था। क्या चीज एस्टेक है ये जानना जरूरी है आपका, क्योंकि है मैथ्स की समझ। नंबर 5 है हैती स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, यानी हैती को स्वतंत्रता कब मिली है ये बताना है कि 1804 में। यह है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो सबसे पहला क्या है, पूरे दक्षिणी अमेरिका में क्रांतिकारी मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं। कौन है? सिमोन बोलीवार। इनका नाम है सिमोन बोलीवार। चलिए नंबर 2 पे देखते हैं। ये मानचू है। मानचू बच्चों को माचू साम्राज्यवाद मुख्यतः एक व्यवस्थित नौकरशाही के द्वारा संचालित था। अब नंबर 3 पे आ जाइए।
चीन में अफीम सबसे ज्यादा होती है, तो ध्यान रखना। अफीम, चीन में अफीम का व्यापार अवैध, मतलब यहाँ भी तो है लेकिन अवैध माना जाता है इसका व्यापार। अब चलते हैं नंबर 4 पे। ये क्या है हमारे पास, इथियोपिया की सेना ने इटली को पराजित किया। तो कौन से सन में किया है ये बताना है, तो ये है 1896 में। नंबर 5 पे आ जाओ तो 1757 है ये। तो 1757 में बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी की लड़ाई की। चलिए प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूरोपीय देशों ने हजारों किलोमीटर दूर स्थित दूसरे देशों पर कब्जा कैसे किया होगा? वे ऐसा किस उद्देश्य से कर रहे थे? शेष दुनिया के देश क्या कर रहे होंगे जब यूरोप के देश ने उन पर कब्जा किया? यूरोपीय देशों के शासन का उनके अधीनस्थ देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे स्वतंत्र कैसे थे? चलिए देखते हैं उत्तर बच्चों। हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने व्यापार की आड़ पर भारत में अपना हुकूमत कायम किया। यह प्रोत्साहन उनके सामुद्रिक मार्गों की खोज ने किया। राजनीतिक आधिपत्य और कच्चा माल बाजार पर कब्जा का मुनाफा कमाना उनका उद्देश्य था। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव आया और विश्व साम्राज्यवादी शक्ति व उपनिवेश में बढ़ने लगा। साम्राज्यवादी शक्तियों ने उपनिवेशों पर अधिकार करने की होड़ लग गई। यूरोपीय देश ने अधीनस्थ देशों को गुलाम बनाकर वहां के निवासियों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक शोषण किया, जिससे उनकी दशा दयनीय होती चली गई। पुनर्जागरण दार्शनिकों का प्रभाव राष्ट्रीय चेतना व एकता के कारण स्वतंत्र हो पाए। प्रश्न है, विश्व के मानचित्र में के तालिका में दिए गए इन देशों को पहचानिए और लिखिए कि वे किन महाद्वीपों में हैं। बताइए कि उनमें से कौन से साम्राज्यवादी देश थे और कौन से उपनिवेश। तो चलो बच्चों ये देखते हैं, देश है और ये महाद्वीप है और ये साम्राज्यवाद उपनिवेश है। पहला नंबर आता है भारत का, लेते हैं तो ये एशिया में उपनिवेश है। ये चीन है, चीन में देखते हैं एशिया में है, ये उपनिवेश है। और नंबर 3 है हमारा, नंबर 1 पे नंबर 2 पे चीन हो गया। नंबर 3 में अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में उपनिवेश है। नंबर 4 है पुर्तगाल, पुर्तगाल क्या है, यूरोप में है लेकिन साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद। नंबर 5 पे है ब्राजील है, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में है, उपनिवेश है। नंबर 6 पे इंडोनेशिया देख लीजिए, इंडोनेशिया एशिया में है और ये उपनिवेश है। नंबर 4 फ्रांस है, फ्रांस यूरोप में है जो साम्राज्य है। नंबर 8 ब्रिटेन है, ब्रिटेन यूरोप में है जो कि साम्राज्य है। नंबर 9 जापान है, एशिया में और ये साम्राज्य है। नंबर 10 है दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका में है, उपनिवेश है। नंबर 11 है मैक्सिको, अमेरिका में है, उपनिवेश है ये भी। नंबर 12 नाइजीरिया, अफ्रीका में है, ये भी उपनिवेश है। नंबर 13 जर्मनी है, यूरोप में, साम्राज्य है ये। नंबर 14 लाओस, एशिया में है, उपनिवेश है। नंबर 15 वियतनाम, एशिया में है, ये भी उपनिवेश है। और नंबर 16 चिली है, दक्षिण अमेरिका में है, ये भी उपनिवेश है। प्रश्न है, भारत में सबसे पहले इंग्लैंड के व्यापारी आए थे, किन उद्देश्यों से आए थे और उनके स्पेन के लोगों के अमेरिका जाने के उद्देश्य की तुलना कीजिए। उत्तर है, भारत में इंग्लैंड के व्यापारी व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उनके और स्पेन के लोगों के अमेरिका जाने का उद्देश्य जमीन, सोना, चांदी पर एकाधिकार करना था। स्पेन प्रश्न है, स्पेन के चंद लोग कैसे इतने बड़े राज्य पर अपनी जल्दी और आसानी से विजयी हुए होंगे? उत्तर है, स्पेन के जल्दी व आसान जीत का कारण स्पेनियों के हथियार, खासकर घोड़े, बंदूकें और वह विश्वास की उनके कुछ देवता पूर्वी समुद्र से आएंगे और वे यही मानते हैं कि स्पेन के लोग वही देवता हैं। प्रश्न है, क्या आपको कोई कारण समझ में आ रहा है इंग्लैंड के लोग मुगल साम्राज्य पर इतनी आसानी से विजयी क्यों नहीं हुए होंगे?
उत्तर है मुगल शासक कठोर थे, शासन का केंद्रीकरण नहीं था। मुगल शासक बाह्य लोगों का शासन में हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। प्रश्न है क्रियोल लोगों को स्पेनी उच्च अधिकारियों से क्या शिकायतें हो सकती थी? उत्तर है बच्चों, क्रियोल लोग धनी व शिक्षित थे, परंतु वे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों तक यानी शासन व्यवस्था तक नहीं जा सकते थे। क्रियोल स्पेनिश थे जो लैटिन अमेरिका में रह रहे थे। वहां की परिस्थितियों के अच्छे जानकार होने के नाते वे ज्यादा अच्छे प्रशासक हो सकते थे, इसलिए वे उच्च पद व शासन में ज्यादा सहभागिता चाहते थे। प्रश्न है अफ्रीकी दास अमेरिकन मूल निवासियों को शासन में भागीदारी क्यों नहीं दी जाती? क्या आप इसका कोई कारण सोच सकते हैं? उत्तर है बच्चों, अफ्रीकी दास अमेरिकन मूल निवासियों को शासन में भागीदारी इसलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि साम्राज्यवादी यूरोप की शक्तियां उन्हें बेकार करने का साधन मानते थे। कर के रूप में धन वसूली का बड़ा साधन उन्हें समझा गया। इसे अतिरिक्त नस्लवाद को आधार मानकर शासक व शोषित वर्ग के भेद को बनाकर शक्ति संपन्नता का प्रतीक मानकर उन्हें शासन में भागीदारी से दूर रखा गया। प्रश्न है कल्पना करें कि आप एक अमेरिकी मूल निवासी हैं तो आपको स्पेन शासन से शिकायत होती है। उत्तर है अमेरिका में स्पेन परिषद का शासन होने के कारण अधिकार के न मिलने की शिकायत होती है। दूसरा है कल्पना करें कि आप एक स्पेनी पशुपालक हैं जो व्यापारिक उद्देश्य से पशुपालन करते हैं। उत्तर है उत्पादित वस्तुओं को पशुपालन से स्पेन परिषद द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही वस्तु बेचना पड़ता था, जिससे लागत अधिक व लाभ कम की शिकायत करते हैं। प्रश्न 3 आ गया इसका, कल्पना करें कि आप अफ्रीकी दास हैं जो स्पेनी जमींदारों के खेतों पर काम करते हैं। उत्तर है खेती करने व कठोर परिश्रम करने के बाद भी उन्हें गरीबी, भूखमरी व बेकारी से जूझना पड़ रहा था, अतः अधिकार के हनन की शिकायत करते। नंबर अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता की आप सिमोन वालियर से तुलना कर सकते हैं? उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न है हैती के स्वतंत्रता संघर्ष और दक्षिण अमेरिका के संघर्ष में क्या समानता और अंतर आपको दिखता है? उत्तर है बच्चों समानताएं पहले देख लेते हैं। नंबर 1 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नंबर 2 जमींदारी प्रथा का विरोध किया गया और नंबर 3 है औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्र चाहते थे, यानी औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्र चाहते थे। अंतर देख लेते क्या है। नंबर 1 है लोगों की परेशानियां संघर्ष से बढ़ने लगी। नंबर 2 है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। नंबर 3 है कि विद्रोह का नेतृत्व तोसा के ओवरफुल ने तथा लैटिन अमेरिकी विद्रोह का नेतृत्व यूरोप समूह ने किया। नंबर 4 है हैती संघर्ष फ्रांस के विरुद्ध, जबकि लैटिन अमेरिका संघर्ष स्पेन के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है क्या आपके राज्य में कहीं पर भी इस तरह की बागवानी या प्लांटेशन है? उत्तर हाँ, छत्तीसगढ़ में बागवानी कृषि होती है। इसमें रतन जोत के पौधे उगाए जाते हैं जिससे पेट्रोलियम प्राप्त होता है। प्रश्न है भारत में कौन सी फसल आज भी ऐसे बागानों में उगाई जाती है कि किन राज्यों में है? उत्तर है ये भारत में रबड़, चाय, कहवा की फसल आज भी प्लांटेशन में उगाई जाती है। इस तरह के प्लांटेशन हरियाणा, कर्नाटक, केरल व असम में उगाए जाते हैं। प्रश्न है 15वीं व 16वीं सदी में एशिया में यूरोप देश क्यों अपना साम्राज्य नहीं बना पाए? क्या आप कोई कारण सोच पा रहे हैं? उत्तर है बच्चों 15वीं एवं 16वीं सदी में एशिया में शक्तिशाली राजाओं का राज्य था और मुगल साम्राज्य उन्नति पर था, इसलिए यूरोपीय देश अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। प्रश्न है मसालों के व्यापार पर एकाधिकारों के लिए पुर्तगालियों व डचों ने क्या किया? उत्तर है मसालों के व्यापार में एकाधिकार के लिए पुर्तगालियों ने युद्ध होकर द्वीपों पर अपना आधिपत्य जमाया। दूसरी ओर डच कंपनी के वन काटे और उस जगह मसालों की खेती कराई। 1700 ईस्वी तक मसाले की खेती और व्यापार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया था।
प्रश्न है, पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? इसका एशिया के व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? उत्तर है बच्चों, हिंद महासागर के तटीय प्रदेशों में पुर्तगालियों ने कई बंदरगाहों पर जैसे भारत में गोवा अपने सैन्य व व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। फिर उन्होंने हिंद महासागर पर चलने वाले व्यापारी जहाजों पर लगातार हमला किया, उन्हें कर चुकाने पर विवश किया। उन्होंने इस तरह एक समुद्री साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे एशिया के व्यापारियों को आर्थिक हानि उठानी पड़ी। प्रश्न है, 1830 से 1870 तक डच राज्य की कृषि नीति का इंडोनेशिया के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है बच्चों, डच सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को काफी, रबड़ या गरम मसाले उगाकर शासन को कम दामों में बेचने के लिए विवश किया, जिसके कारण खाद्य संकट और अकाल की स्थिति पैदा हुई। प्रश्न है, बागान के लिए इंडोनेशिया के व्यापक पैमाने पर भूमध्य रेखीय वन काटे गए, इसका वहां के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, हाँ, भूमध्य रेखीय वन काटे गए ताकि पूंजी निवेश बागानों में किया जा सके। हजारों एकड़ जंगलों को काटकर व्यापारिक फसल जैसे रबड़, काफी व चाय का उत्पादन किया जाने लगा। स्थानीय लोगों के साथ साथ चीनी भारतीय मजदूर भी इन बागानों में लाए गए, जिससे मिश्रित समाज का विकास इंडोनेशिया में हुआ। प्रश्न है, औद्योगिक देश उपनिवेश में रेल लाइनों और खदानों में ही क्यों धन लगाना चाहते थे तथा वे कारखाने क्यों नहीं लगा रहे थे? उत्तर है, औद्योगिक देश उपनिवेश में रेल लाइन और खदान में धन लगाने से लाभ था तथा लाइनों की मदद से कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाया जाता था और उनके देश में माल तैयार कर उपनिवेश में लाकर बेचा जाता था। इसलिए कारखाना खोलकर अपना मुनाफा कम नहीं करना चाहते थे। प्रश्न है, विदेशी हस्तक्षेप या चीनी समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, विदेशी हस्तक्षेप के कारण चीनी संस्कृति पर बुरा असर पड़ा। युवा चीनियों ने अफीम की लत पड़ने से कुल उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा। यूरोपीय शक्ति से चीन लगातार हाथ से कर्ज के बोझ तले दबने लगा। प्रश्न अगला है, चीन की किसी और देश के साथ व्यापार करने में क्यों कोई दिलचस्पी नहीं? उत्तर है बच्चों, चीन अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं की पूर्ति करने में सक्षम था। चीनी संस्कृति व समाज को विदेशी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए चीनी शासक विदेशी व्यापार पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। चीनी समाज की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से आत्मनिर्भर थी और वे अपनी जरूरत स्वयं पूरी कर लेते थे, इसलिए चीनी विदेशी व्यापार के इच्छुक नहीं थे। प्रश्न है, अलग अलग यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में बढ़ जाने पर चीन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, अलग अलग यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में बढ़ जाने पर चीनी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। नंबर 1, ब्रिटेन से होने वाले अफीम तस्करी से चीनी युवाओं का शारीरिक और नैतिक पतन होने लगा। नंबर 2, विदेशी व्यापारियों के लिए चीनी बंदरगाह खोलने पड़े, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। नंबर 3 है, विदेशी शक्तियों ब्रिटेन, फ्रांस से लगातार युद्ध करने के कारण चीन ऋणग्रस्त होने लगा, जिससे कुछ ही वर्षों में चीन एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश बन गया। नंबर 4, विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बनकर चीन का शोषण करने लगा। अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति से आप क्या समझते हैं? अमेरिका चीन में इन नीति के पक्ष में क्यों नहीं था? क्यों था ये बताना है। उत्तर है, चीन में फ्रांस, जर्मनी, रूस एवं जापान का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अमेरिका भी चीन से व्यापार बढ़ने का इच्छुक था। वह यह नहीं चाहता था कि यूरोपीय राष्ट्रों का प्रभाव चीन के सभी क्षेत्रों में हो जाए। इसलिए अमेरिका ने खुले दरवाजे की नीति अथवा मुझे भी दो की नीति का सुझाव किया। इससे अमेरिका चाहता था कि सभी साम्राज्यवादी देशों को चीन में एक समान व्यापार करने की छूट प्राप्त हो। ब्रिटेन ने अब इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि उसे यह डर था कि जापान व रूस चीन के पड़ोसी देश हैं, अतः यह चीन को पूरा न हड़प दें। अतः ब्रिटेन का यह डर अब समाप्त हो गया।
अमेरिका चीन से इस नीति के पक्ष में इसलिए था क्योंकि उसे भी औद्योगिक क्रांति के कारण पूंजी निवेश के लिए नए क्षेत्र की तलाश थी। प्रश्न है, यूरोपीय देश अफ्रीका पर क्यों कब्जा करना चाहते थे? उत्तर है ये, हर एक यूरोपीय देश अफ्रीका प्रभाव कब्जा में क्षेत्र में कब्जा बनाए रखने के साथ साथ अपने फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा दोहन करना चाहता था। वे अफ्रीका से कच्चा माल उपनिवेश की स्थापना कर प्रतिष्ठा का प्रदर्शन और धन प्रचार प्रसार करने के लिए कब्जा चाहते थे। अगला नंबर है, यूरोपीय देशों के लिए अफ्रीका पर कब्जा करना क्यों आसान था? तो उत्तर है बच्चों, यूरोपीय वासियों ने दास व्यापार को बढ़ावा दिया। दासों के व्यापारी अफ्रीकी गांवों में हमला करते और लोगों को पकड़कर यूरोपीय व्यापारियों के हवाले कर देते थे। यहाँ अशिक्षा और कुपोषण ने गरीबी का स्तर बहुत बढ़ा दिया था, जिससे उन्हें आसानी से गुलाम बना दिया जाता था। अफ्रीकी राज्यों में राजनीतिक एकता का अभाव था। राज्यों के बीच एक ही राज्य के भीतर टकराव होता था। शासक व सरदार अपने ही विरोधियों के खिलाफ अक्सर यूरोपियनों की सहायता मांगते थे। इसके विपरीत अफ्रीकी लूट खसोट में शामिल यूरोपीय शक्तियां एकजुट थे, इसलिए अफ्रीका में यूरोपीय देशों के लिए अफ्रीकी राज्यों पर कब्जा करना आसान था। प्रश्न है, क्या आप एडवर्ड मोरेल के विचार से सहमत है कि अफ्रीकी लोग यूरोपीय शक्तियों के आगे लाचार थे? उत्तर है, अफ्रीकी लोग यूरोपीय शक्तियों के आगे लाचार थे क्योंकि अफ्रीकी मूल के निवासी यूरोपियन श्वेत नस्ल के पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद के सामने बिल्कुल असहाय थे। यूरोपीय सैन्य ताकत के आगे अफ्रीकी बिल्कुल बेबस थे। प्रश्न, सन 1850 तक अफ्रीका में किसी राष्ट्र का अस्तित्व नहीं था, लेकिन सन 1913 में हमें पूरा अफ्रीका अलग अलग देशों में विभाजित दिखता है। मात्र 63 सालों में अफ्रीका में इतने सारे देश कैसे बने? उत्तर है, औद्योगिक क्रांति ने 3 मुख्य आवश्यकताओं को यूरोपीय देशों के सामने पड़ी चुनौतियों को जन्म दिया। नंबर 1 जमीन, नंबर 2 कच्चा माल, नंबर 3 बाजार। इनकी पूर्ति की ओर का नतीजा था कि अफ्रीका 63 सालों में यूरोपीय शक्ति अफ्रीका में हवा हावी होती चली गई और यहाँ महाद्वीप एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र में बदल गया। प्रश्न है, नस्लवाद का सिद्धांत क्या है? आज दुनिया में नस्लीय भेदभाव को कानूनी रूप से गलत माना जाता है। आपके अनुसार इस सिद्धांत में क्या गलत है? उत्तर है, मनुष्य द्वारा नस्ल यानी त्वचारण को आधार मानकर एक मनुष्य समुदाय का दूसरे मनुष्य समुदाय से स्वयं को श्रेष्ठ मानना नस्लवाद है। इसका विरोध दुनिया में कानूनी रूप से गलत इसलिए माना गया क्योंकि इससे मानवाधिकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसमें गलत दिया है कि रंग को आधार मानकर के एक को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट समझना है। प्रश्न है, मादी विद्रोह क्यों असफल रहा? ये तो इथियोपिया के लोग प्रतिरोध करने में क्यों सफल रहे? कर ये पूर्वी अफ्रीका के 20 आदिवासी समुदायों ने जर्मनी के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु यह विद्रोह अंधविश्वास को आधार मानकर लड़ा गया, अर्थात उन्हें भगवान ने इस लड़ाई के लिए आदेश दिया था और उनके पूर्वज युद्ध में आदिवासियों की रक्षा करेंगे, लेकिन भागने से युक्त सेना जर्मनी मशीन गन के सामने टिक नहीं पाई। फलतः 7,50,000 लोग मारे गए, यानी कि 7.5 लाख लोग मारे गए देश में। और मारने वालों के यानी जर्मनी का जो है वो इस पर नहीं हुआ कितने लोग मारे गए। इथियोपिया ने सन 1889 में मेनेलिक शासक बना और उसने चालाकी से यूरोपीय देश को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और फ्रांस रूप से गोला बारूद बंदूकें खरीद ली, जिसके बल पर मेनेलिक ने इटली सेना को हराकर एक नया युद्ध हासिल किया। प्रश्न है, क्या आपको लगता है यूरोपीय के देशों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा सही था या गलत? अपने उत्तर के पक्ष में उत्तर है नहीं। आपको लगता है यूरोपीय देशों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा अन्यायपूर्ण था क्योंकि इससे
उनकी जमीनें छिप गई, किसान खान मजबूर बनने के लिए मजबूर हो गया। गरीबी यानी गरीबी, बेकारी, भुखमरी और बेकारी का शिकार हुआ। मानववाद का सदियों तक हनन हुआ। मनुष्य को वस्तु की तरह बेचा जाने लगा। किसी देश के संसाधन पर वहीं के निवासियों का अधिकार होना चाहिए, ये अफ्रीकी बंटवारा करत है। प्रश्न अगला है, इथियोपिया की इटली पर विजय से यूरोपीय वर्चस्व पर क्या असर पड़ा होगा? उत्तर है बच्चों, 1889 में मेनेलिक इथियोपिया का शासक बना। मेनेलिक ने बड़ी चालाकी से यूरोपीय शक्ति को एक दूसरे के खिलाफ उपयोग किया और इसी बीच फ्रांस व रूस से भारी मात्रा में गोला बारूद व बंदूकें खरीद ली। इटली ने उत्तर इथियोपिया की ओर बढ़ते कदम को रोकने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में इटली पराजित हुआ। इथियोपिया के विजय से यूरोपीय शक्तियां सत्ते में आ गई और इससे यूरोपीय शक्तियों पर कुछ समय के लिए ही सही अंकुश लगा। इथियोपिया की सफलता ने साबित किया कि लड़ाई के लिए वे भी यानी अफ्रीकी अब उठ खड़े हुए हैं। प्रश्न है, वाणिज्यिक खेती के विकास का आम जीवन पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर है बच्चों, इस कृषि से लोगों को अनाज की भारी कमी का सामना भी करना पड़ा। भुखमरी और गरीबी बढ़ती गई। वाणिज्यिक खेती के कारण कृषि भूमि उर्वरता तेजी से घटी और जंगल तेजी से कटने लगे। प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में स्थानीय लोगों की भागीदारी किस प्रकार होती थी? दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में स्थानीय आबादी के संदर्भ में बताएं। उत्तर है बच्चों, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में स्थानीय लोग विशेषाधिकार विशेषकर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के दास के रूप में रहते थे। शासन व्यवस्था में उनको भाग लेने का अधिकार नहीं था। वे उनके अधीन दास के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रश्न है, स्थानीय आबादी के साथ यूरोपीय शक्तियों ने किस प्रकार व्यवहार किया? कांगो, स्पेनी, मेक्सिको और इंडोनेशिया के संदर्भ में बताएं। उत्तर है, कांगो, स्पेन, मेक्सिको और इंडोनेशिया में यूरोपीय शक्तियों ने स्थानीय आबादी के साथ गुलामों के समान व्यवहार किया। वे अपनी साम्राज्यवादी व्यवस्था के लिए स्थानीय लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। मुनाफा व आमदनी बढ़ाने के लिए मसाला व रबड़ उत्पादन के लिए वादे किया, जिससे खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई। प्रश्न है, औपनिवेशिक प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों और मानव श्रम का शोषण किस प्रकार हुआ? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के संदर्भ में उत्तर दें। उत्तर है, औपनिवेशिक प्रक्रिया में यूरोपीय लोग दक्षिणी अमेरिका में जाकर बसे। दक्षिणी अमेरिका में रहने वाले अधिकांश लोगों को उन्होंने मार डाला। अफ्रीका के लोगों को वहां दास बनाकर कहवा के बगीचों में उनसे काम करवाने लगे। अफ्रीका के खनिज प्राप्त क्षेत्रों में जहां जाकर वहां के लोगों को गुलाम बनाकर उनसे खदानों में काम करवाने लगे। जाम्बिया का तांबा, जोहान्सबर्ग का सोना, नाइजीरिया का टेन प्राप्त करने में वे वहीं के मानव श्रम का शोषण किया। अफ्रीका के आदिवासियों को मजबूर रूप में काम करने के लिए विवश किया और औपनिवेशिक शासन ने उन पर एक कर लगाया। इस कर के भुगतान के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती थी, जिसे जुटाने के लिए खानों में मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बांटते थे। इस प्रकार औपनिवेशिक प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और मानव श्रम का शोषण हुआ। प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से पहले और उसके पश्चात उपनिवेशों के शोषण के तरीकों में क्या अंतर आया? दक्षिण अमेरिका व भारत के संदर्भ में बताएं। उत्तर है, औद्योगिक क्रांति से पहले उपनिवेशों में से बने समान साम्राज्यवादी देश स्वयं कम कीमत पर खरीद कर उनका व्यापार करते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद में उपनिवेशों से कच्चा माल लाकर उन्हें उपनिवेशों में तैयार माल दुगने कीमत पर बेचने लगे। इससे स्थानीय कारीगर बेकार हो गए। उपनिवेशों से बहुत बड़ी पूंजी साम्राज्यवादी देशों को मिलने लगी। दक्षिणी अमेरिका की कहवा की खेती इसका उदाहरण है। भारत में सन 1857 में ईस्वी की क्रांति इसी शोषण के विरुद्ध। प्रश्न है, खेती के
वाणिज्यकरण एवं खेती में पूंजी निवेश में क्या अंतर है? इंडोनेशिया व भारत के संदर्भ में बताएं। उत्तर है, खेती के वाणिज्यकरण का अर्थ है कि कृषि को व्यापार का दर्जा देना। इसमें कृषि को इतना उन्नत किया जाए कि उससे द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का व्यापार किया जा सके। इंडोनेशिया एवं भारत में जो रबर, चाय, कहवा की कृषि है वह इसी श्रेणी में आती है। खेती में पूंजी निवेश का अर्थ है कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान कर कृषि का इतना विकास किया जाए कि कृषि फसलों का व्यापार हो सके, जैसे भारत का चाय, कहवा, रबर, मसाला उद्योग आदि। प्रश्न है, इस तरह के विचार औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के आधार पर बने। आप सोच सकते हैं कि इसका शिक्षित लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। उत्तर है, आंग्लवादी की औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के आधार पर बने और शिक्षित वर्गों में से कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया। समर्थक वर्ग आंग्ल शिक्षा, साहित्य व दर्शन से जुड़कर गहन अध्ययन चिंतन किया। इस विधाओं का अपनी भाषाओं में अनुवाद कर पुस्तकों की प्रतियां उपलब्ध कराई ताकि समाज पर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जान सके कि अधिकार और शासन पर उनकी क्या धारणाएं व विचारधाराएं हैं। यह प्रभाव सकारात्मक पक्ष था। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे एक और वर्ग ने स्वदेशी की संस्कृति एवं शिक्षा को बुरी तरह क्षति पहुंचाई। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के राजनीतिक मानचित्र में अलग अलग देशों की सीमाओं को ध्यान से देखें। कई स्थान पर एकदम सीधी रेखा की तरह दिखती है, क्यों? उत्तर है, यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश पर कब्जा करने की दौड़ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तीव्र हुई। तब यह स्थिति भी निर्मित होती दिखने लगी कि अफ्रीका में एकाधिकार को लेकर आपस में ही युद्ध न कर बैठे। बर्लिन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित 14 प्रतिनिधियों ने अफ्रीका को आपस में कागजी कार्रवाई के अंतर्गत सीधी रेखाएं खींचकर बांट लिया। इससे अफ्रीका का कागजी विभाजन की घटना के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर मसाई प्रदेश को औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में ब्रिटेन व जर्मनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाकर बांट लिया। यही कारण है कि कुछ स्थान पर एकदम सीधी रेखा की तरह ही दिखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाक्रम को समय के सापेक्ष क्रम से जमाइए। कोलंबस द्वारा वेस्ट इंडीज पहुंचना, इंका साम्राज्य का नष्ट होना और किटचेक साम्राज्य का नष्ट होना, हैती का विद्रोह। तो चलिए, ये नंबर 1 है कोलंबस द्वारा वेस्ट इंडीज पहुंचना। नंबर 2 है एज़टेक साम्राज्य का नष्ट होना। नंबर 3 है इंका साम्राज्य का नष्ट होना। नंबर 4 है हैती का विद्रोह। चलिए देखते हैं, आपको ठीक समझ जोड़ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 है हर्नांडो कार्टेस। तो इसका ये जो है आपका पहला ही आपका एज़टेक साम्राज्य पे कब्जा, ये नंबर 1 हो जाता है। नंबर 2 है रोसा ले ओचो, ये जो है सी हो जाता है, विद्रोह में जाना जाता है, ये नंबर 2 हो जाएगा। ये है लियोपार्ड जो है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि नंबर 3 है। कांगो का नरसंहार है, बहुत सारे लोग मारे गए। नंबर 4 आता है मैकाले। मैकाले का संबंध कहाँ से बच्चों? तो ये है आपका भारत की शिक्षा नीति से संबंध इसका, ये नंबर 4 हो जाता है। नंबर 5 है फ्रांसीसी पिजारो। ये फ्रांसीसी पिजारो कहाँ जा रहा है बच्चों? ये ई पे जाएगा। ये है आपका इंका साम्राज्य पे कब्जा, ये नंबर 5 पे जा रहा है। नंबर 6 है जोस मार्टिन। जोस मार्टिन जो है वो अर्जेंटीना की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि नंबर 6 पे जाएगा। और नंबर 7 जो है सिमोन बोलीवार। सिमोन बोलीवार से एक ही बचा रह गया, कोलंबिया। कोलंबिया आपका डी है और वेनेजुएला की स्वतंत्रता से संबंधित है, ये नंबर 7 पे जाएगा। चलिए, अमेरिका, लैटिन अमेरिका में स्पेनी कारोबारी कब्जेदारी के बाद किस तरह की सामाजिक संरचना का विकास हुआ? उत्तर है बच्चों, पहले लैटिन अमेरिका साम्राज्य है, जिसके बाद स्पेनी अधिकारी है, फिर क्रियोल जमींदार है, फिर इसके बाद ये 3 हिस्सों में बटा है। नंबर 1 क्रियोल, स्पेनी चरवाहे आ गए, फिर मेस्टिजो यानी मूल निवासी आ गए, फिर मुलाटो यानी अफ्रीकी दास आ गए। किस तरह से क्रम का चल रहा था बताओ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
नंबर 4 पे ये प्रश्न आ रहा है कि फ्रांस की क्रांति का लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष पर क्या प्रभाव था। उत्तर है बच्चों ये फ्रांस की क्रांति ने विश्व की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत दिया। अतः मानवाधिकार पर अधिकार सबका नीति ने लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में नई प्राण फूंकी, जिससे वे भी आजादी की राह पर चल पड़े। 1791 में हैती द्वीप में फ्रांस के विरुद्ध पहला विद्रोह किया गया। लोगों के संघर्ष के कारण 1804 में हैती एक स्वतंत्र देश बन गया। इस तरह 1819 में कोलंबिया स्पेन से, 1831 में वेनेजुएला स्वतंत्र हुए और इसके बाद संघर्ष का परिणाम निकला कि अर्जेंटीना, चिली व पेरू स्वतंत्र थे। अगला है स्पेन शासित अमेरिका में 3 जन समूह रह रहे थे। स्पेन के थाई लोग जो शासन एवं सामान्य किसान थे, वहाँ के मूल निवासी एवं अफ्रीका दास। क्या औपनिवेशिक शासन में इन तीनों जन समूहों के अधिकार में अंतर थे? उत्तर है बच्चों ये स्पेन शासित अमेरिका के सिर्फ वे जन समूह जो स्पेन शासन से उनके अधिकार अलग थे, उन्हें कर व श्रम से अलग रखा गया था, जबकि किसान, मूल निवासी और अफ्रीकी दासों को कठोर परिश्रम, बेगारी और भारी कर चुकाना पड़ता था। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारों में भिन्नता थी। उदाहरण के लिए स्पेन के अभिजात के वर्ग प्रशासन के लिए भेजे जाते थे। अमेरिकी मूल निवासी को सबसे कम अधिकार प्राप्त थे। उन्हें शासन प्रशासन से दूर रखा जाता था। लगान व बेगार तले दबे हुए थे। अफ्रीकी दास कठोर शारीरिक श्रम करते थे। उन्हें अपने मालिकों का अत्याचार सहना पड़ता था। प्रश्न है, खेती के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत के किन कारणों से खेती का वाणिज्यीकरण हुआ था? खेती में खाद्य फसलों का स्थान नकदी या व्यापारिक फसल होने से फसल लेने लगे, जैसे कोको, चाय, रबड़ आदि। इन व्यापारिक फसलों का उत्पादन कारखानों के लिए हो, जिसे ले जाने के कारण रेल लाइनें बिछाई जाए, पूंजी निवेश किया जाए, तो यह खेती का वाणिज्यीकरण कहलाता है। भारत में ऐसी खेती का मुख्य कारण यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापारिक मुनाफा के चलते हुए था। प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक एकाधिकार का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, वाणिज्यिक एकाधिकार से बुनकरों को उनके माल का उचित कीमत नहीं मिल पाई। अगला प्रश्न है, एक और यूरोपीय में स्वतंत्रता, समानता व लोकतंत्र के सिद्धांत लोकप्रिय हो रहे थे और दूसरी ओर यूरोप के लोग निवेशों में अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। इसका विरोधाभास के बारे में विचार करें और यह कैसे संभव हो गया होगा। चलो उत्तर देखते हैं बच्चों। यूरोप के लोग निवेशों में अमानवीय व्यवहार कर रहे थे। इसका कारण उनकी साम्राज्यवादी नीति थी। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने अपने व्यवहार में ऐसी कठोरता रखी थी कि उनके इस व्यवहार से लोग स्वतंत्रता, समानता एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों की मांग न कर सके। यूरोपीय देशों ने टोरी मानसिकता को अपनाया और स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार स्वयं के लिए रखे। एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका असभ्य व पिछड़ा मानते थे और उन्हें सभ्य बनाने के लिए इन पर नियंत्रण स्थापित किया। इन महाद्वीपों के देशों के समाज संसाधनों का यूरोपीय देशों के लिए उपयोग और धन संपदा का एकाधिकार कायम किया। ये बच्चों लेसन यही समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और तुरंत वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत